Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were going through, Going Places, written by A.R. Barton. अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में थे। टेक्स्ट बुक के लाइन को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे, उसका एक्सप्लेनेशन को देख रहे थे। और हम लोग स्टोरी में वहाँ पहुँचे थे जहाँ सोफ़ी को, जिस रूम में वो एंटर की थी बाहर से आने के बाद, उस रूम में सोफ़ी को अपना दम घुटता हुआ लगता है, फील होता है। तो वो उस रूम से निकल करके और अपने बड़े भाई जॉफ को के रूम के तरफ उसके पास चली जाती है, उस रूम से निकल करके, क्योंकि उस रूम में उसका दम घुट रहा था। दम क्यों घुट रहा था ये भी मैंने 2-3 रीज़न्स आपको बता दिए। रूम का क्या कंडीशन वगैरह था वो सब बता देना है, दम क्यों घुट रहा था। फिर उसी में सोफ़ी की मदर को डिस्क्राइब किया गया है, कुछ बातें बताई गई हैं उनके बारे में, जिसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जैसे एक वर्ड एप्रन, वो कपड़ा, ठीक है, जो ऊपर से पहना जाता है किचन में खाना बनाते वक्त, ताकि आपका जो यूजुअल कपड़ा है वो गंदा ना हो। उसकी माँ के बारे में बताया गया कि एप्रन उन्होंने पहना हुआ था, है ना। ये भी बताया गया कि एप्रन जो था वो मतलब ठीक तरीके से नहीं पहना हुआ था, मतलब कि उसके पहनने का जो तरीका था वो सही नहीं था, ठीक है। और एप्रन जो था वो राइट शेप में नहीं था। एप्रन के बारे में ये वर्ड याद रखना कि जो एप्रन उसकी मदर ने पहन रखा है वो राइट शेप में नहीं था, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स यूज़ किया है, जैसे डेलिकेट बो, ठीक है, और इनकॉन्ग्रुइटी, ये सब वर्ड्स यूज़ किया था टेक्स्ट बुक में ही हमने देखा। तो डेलिकेट का मतलब तो नाजुक होता है, बो वर्ड समझना है, ठीक है। और बो वर्ड मैंने एक वर्ड में आपको, इसके पहले मैंने आपको ब्रैकेट में लिख कर दिया, बो बोलते हैं नॉट को। नॉट मतलब गांठ को, जो हम लोग रस्सी बांधते हैं तो जो गांठ लगता है उसको हम लोग इंग्लिश में नॉट बोलते हैं। जो आगे पीछे प्रीवियस वीडियो में था, के से शुरू होता है उसका, KNOT, नॉट। तो वो नॉट वर्ड यूज़ हुआ है, डेलिकेट बो वर्ड यूज़ हुआ है। तो इन वर्ड्स को थोड़ा और डीपली इनके फिज़िकल मीनिंग से थोड़ा बाहर कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके तरफ भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, शायद क्वेश्चंस आ जाएं इस तरफ से। द बो मतलब वो जो गांठ बंधा हुआ था, रिप्रेजेंट्स द इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन द ब्यूटी एक्सपेक्टेड ऑफ वुमेन एंड द ग्रिम रियलिटी ऑफ देयर एक्चुअल लाइफ। अब ये बो के बारे में क्या बोल रहा है कि बो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अगर पूछ दिया, टफ क्वेश्चन है, जो इतना डीप में जाएगा तो फिर उसका आंसर दे पाएगा। कि जो बो है मतलब जो गांठ है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक वुमेन, ठीक है, उसकी जो सुंदरता है प्रेजेंट टाइम में, वुमेन की जो सुंदरता है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये बो वर्ड, गांठ वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज अ अनमैचेबल कंडीशन। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब बताए थे, नॉट मैचेबल
तो मैच नहीं कर रहा है। क्या क्या दो चीज़ होना चाहिए जिसके बारे में बोल सकते हैं कि मैच नहीं कर रहा है। तो दो चीज़ क्या क्या हैं बिटवीन। पहला चीज़ है द ब्यूटी एक्सपेक्टेड ऑफ वुमेन, कि एक महिला का एक एज में जो ब्यूटी होना चाहिए, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने साल की महिला है तो वो उसका ब्यूटी ऐसा होना चाहिए। और दूसरे तरफ है द ग्रिम रियलिटी ऑफ देयर एक्चुअल लाइव्स, कि रियलिटी में जो उनकी जिंदगी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है जैसी उनकी जिंदगी होनी चाहिए थी। इस बात से ये बो वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है। बहुत डीप मीनिंग है, थोड़ा इसको फोकस करके समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, कि इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड को पकड़ा पहले। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है नॉट मैचिंग। मैचिंग मतलब असमान होना है ना, मैच मतलब नॉट मैचिंग, नहीं मैच कर रहा है। तो क्या क्या नहीं मैच कर रहा है ये समझना है आपको, कि क्या क्या नहीं मैच कर रहा है। ये आसान है, दो चीज़ें हैं जो मैच नहीं कर रही हैं। पहली चीज़ कि एक वुमेन का जो ब्यूटी एक्सपेक्ट किया जाता है, कि एक महिला की सुंदरता जो होनी चाहिए, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो मैच नहीं कर रहा है महिला के रियल लाइफ में जो उसकी हालत है उससे। और ये किस महिला की तरफ बात की जा रही है, तो इस स्टोरी में तो सोफी की मदर के तरफ ये इशारा किया जा रहा है। वैसे अगर यूनिवर्सली देखें तो ये विमेन के बारे में ही बोला जा रहा है, सभी के बारे में बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे विमेन वर्ड यूज़ किया, प्लूरल वर्ड यूज़ किया। इस स्टोरी में भले ये बात सिर्फ सोफी की मदर के लिए हो, बट ब्रॉड लेवल पर यूनिवर्सली अगर हम लोग देखें तो ये अनमैचेबल कंडीशन जो है ना, वो सभी महिलाओं के एक्चुअल जिंदगी में है। जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है, जो बोझ उनको उठाना पड़ता है पूरे परिवार का, उन परेशानियों और उन बोझ के तले वो महिला अपना सुंदरता, अपना फिजिकल अपीयरेंस, या उसको हम अपना हेल्थ भी बोलेंगे, कि परिवार को संभालने के चक्कर में महिला का शारीरिक कंडीशन जो है, हेल्थ जो है, वो मिजरेबल हो जाता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसका हो सकता है। यहां पर ये बात बोली गई है सोफी की मदर के बारे में। ठीक है, ये डेलिकेट बो और इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड जो है, इन दोनों वर्ड्स का ये एक्सप्लेनेशन है। ये थोड़ा अच्छे से याद रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में भी बोलता है इन दिस टाइम पीरियड, स्पेशली इन दिस टाइम पीरियड, अभी के समय में स्पेशली many women were unable to have lives outside of the home। महिलाओं का स्थिति बताया जा रहा है कि इन दिस टाइम पीरियड, इस समय बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो अपने घर से बाहर तक भी नहीं निकल सकती थीं। मतलब कि उनकी जिंदगी उनके घर के अंदर ही बीत जाती थी। उनको अपने घर से बाहर कदम रखने तक का मौका या फुर्सत
या इजाज़त, जो भी समझ लीजिए, चांस या परमिशन नहीं मिल पाता था काम करने की वजह से। इतना काम था घर में कि आउटसाइड होम भी नहीं जा पाती हैं बहुत सारी महिलाएं, अनेबल है घर के बाहर भी कदम रखने को, चाहे कारण जो भी हो, काम हो या मना किया गया हो। ये एक तरह से विमेन ऑपरेशन की तरफ, महिला शोषण की तरफ, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना फेमिनिज्म, ये थोड़ा यहां ए.आर. बार्टन ने डाला है इस जगह पे स्टोरी में। अगर डेप्थ में जाया जाए तो फेमिनिज्म डाला है, ठीक है। महिलाओं का जो शोषण होता है उसको उठाया है, उस मुद्दे को भी उसने उठाया है इस स्टोरी में, सोफी की मदर के बारे में बता करके। सोफी की मदर रिप्रेजेंट करती है उन सभी माँओं को या उन सभी महिलाओं को जो महिलाएं अनेबल हैं, मतलब उनको अपने घर के बाहर, आउटसाइड ऑफ द होम, घर के बाहर निकलने में भी वो महिलाएं एबल नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं। सोफी की मदर ऐसी सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है कि उनकी ज़िंदगी उनके घर से शुरू होती है और उनके घर में ही फिनिश हो जाती है। बाहर की दुनिया क्या होती है, बाहर की दुनिया कैसी होती है, ये सब लाइफ में कभी ये महिलाएं नहीं देख पाती। तो थोड़ा महिलाओं पर जो शोषण होता है उस पर भी ये हिंट करता है। सो इन सम वेज, इसके आगे लिख रहा है कि अगर एक और नज़रिए से देखा जाए, सो इन सम वेज, अगर और एक नज़रिया और एक पहलू से देखा जाए, वेज द बो माइट एज वेल एज बी अ चेन। यहां दूसरा एक एंगल भी लेके आए हैं ए.आर. बार्टन, जो मैं बोल रहा था फेमिनिज्म की ओर, महिला सशक्तिकरण या महिला पर जो अत्याचार हो रहा है सभी महिलाओं पर समाज में, स्पेशली दोज हु आर हाउसवाइव्स। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो जो बो है, वो जो गांठ है ना, वो एक और चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, और वो चीज है चेन। चेन मतलब तो समझते ही हो, चेन से क्या किया जाता है, बांधा जाता है कुछ को, किसी भी चीज को चेन से बांध देते हैं हम लोग। और बांधने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि तुमको इतना ही दूर रहना है, इससे बाहर तुम नहीं निकल सकते। तो जो बो वर्ड है उसका एक मतलब चेन भी हो सकता है, वो चेन जिसमें महिलाएं बांधी गई हैं। ट्रैपिंग वर्ड यूज किया है। ट्रैप मतलब होता है फंसा हुआ होना, यहां बांधा हुआ होना। ट्रैपिंग टू डोमेस्टिक वर्क्स मतलब हाउसहोल्ड वर्क्स। वो जो गांठ वर्ड जो है बो, उसका एक अलग नज़रिया से भी उसको देखा जा सकता है कि बो जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेन को, कि ये जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर पे काम करती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको एक चेन से बांध करके रख दिया जाता है और उनको उनके घर तक ही सीमित रहना पड़ता है। वो अपने घर से बाहर की दुनिया नहीं देख पाती। तो यहाँ पर थोड़ा अलग अलग मीनिंग निकाला है बो वर्ड का, और उसमें वुमेन ऑपरेशन के बारे में बता रहा है कि हाउ दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड, कैसे समाज में महिलाएं जो हैं वो
शोषित की जाती हैं, और लिख रहा है कि वो बो जो है वो कुछ मायनों में चेन जैसा भी है, जिसमें वो महिलाएं ट्रैप की गई हैं, बांध दी गई हैं, फंसा दी गई हैं टू डोमेस्टिक वर्क्स। तो बो के बारे में ये वाला चेन वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीप मीनिंग में, ठीक है। और ये वाला लाइन कि महिलाओं को उनके घर के अंदर ही सीमित कर दिया गया है, ये लाइन इसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। और फिर ये जो एक लाइन इसके ऊपर था कि इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है नॉट मैचेबल। तो कौन सी चीज़, जो दो चीज़ों को नॉट मैचेबल बोला गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं कि महिलाओं की जो ज़िंदगी एक्सपेक्टेड होती है, मतलब जैसी ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जो जीना चाहिए महिलाओं को, और दूसरे तरफ रियलिटी में महिलाएं जो ज़िंदगी जी रही हैं, रियलिटी में जो महिलाएं ज़िंदगी जी रही हैं, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। देयर इज इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन देम। इन दो कंडीशंस में इनकॉन्ग्रुइटी है। महिलाओं का रियल कंडीशन जो है समाज में, और महिलाओं का एक्चुअल कंडीशन जो समाज में होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। वो इस पॉइंट में समझाया गया है। और इस पॉइंट में बो का मतलब बताया गया कि चेन भी हो सकता है, जिस चेन से महिलाओं को डोमेस्टिक वर्क्स तक ही सीमित कर दिया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट सोफीज रिएक्शन टू द बो। सोफी का जो रिएक्शन था बो को देख करके, उसके तरफ भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस करवाना चाहता है कि वो जो बो था, मतलब जो गांठ जो बंधा हुआ था मां के एप्रन में, वो बो देख करके भी सोफी को अपना दम घुटता हुआ नजर आ रहा था। ये टर्म जो यूज किया था पहले, टाइटनिंग इन हर थ्रोट। तो वो जो बो देखती है, बंधा हुआ जो नॉट देखती है ना, गांठ, तो सोफी मेंटली डिस्टर्ब होती है और उसको ये लगता है कि ये जो गांठ है, ये जो नॉट है, ये जो बो है, ये हमारे लिए, मतलब महिलाओं के लिए एक चेन की तरह है, एक रस्सी, जंजीर की तरह है, जिससे हम लोगों को बांध दिया जाता है। और इसीलिए उसको वहां ये टाइटनिंग इन हर थ्रोट एक्सप्रेशन यूज की थी। तो इसके पहले मैंने एक रीजन दिया था कि टाइटनिंग इन हर थ्रोट अगर पूछा तो आप रूम का कंडीशन बताइएगा कि छोटा रूम था, खराब सा, धुएं से भरा हुआ, फादर का इधर ब्रीदिंग था, भाई का जो कमेंट था, मदर का जो कंडीशन देखती है, ये सारी चीज़ों से सोफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और इसीलिए वो ये वर्ड यूज़ करती है, टाइटनिंग इन हर थ्रोट। अब उस आंसर में एक और पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पे कि सोफी का ये जो टाइटनिंग इन हर थ्रोट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये स्पेशली उस बो को देख करके भी आता है, गांठ को देख करके भी आता है, ठीक है। और उसको भी लगता है कि उसको भी चेन्स में बांध दिया जाएगा, जैसे घर की दूसरी महिलाएं, जैसे उसकी माँ है और भी घरों में जो हैं। तो इसलिए उसको महसूस होता है कि उसका दम घुटता जा रहा है। एंड प्रोसीड्स टू लीव द रूम, और वो उस रूम को छोड़ करके चली जाती है।
शी सीज द बो एंड हर मदर्स लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि सोफी जब अपनी माँ की ज़िंदगी देखती है कि उसकी माँ की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, तो सोफी तो देखती है द कंडीशन ऑफ हर मदर्स लाइफ। ये सोफी जब देखती है ना, तो सोफी डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। डिस्ट्रेस्ड वर्ड है। अगर पूछा जाएगा कि मदर का कंडीशन देख करके सोफी जो है वो क्या हो जाती है, तो आप लिखेंगे डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। और डिस्ट्रेस्ड का बहुत इजी मतलब होता है दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस होना, मूड खराब हो जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस होना। तो पूछेगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सोफ़ी की अपनी माँ का जो लाइफ का कंडीशन देखती है, उससे वो क्या हो जाती है, उससे वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती है ना, दुखी हो जाती है। एंड वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन, और शायद इसलिए भी वो उस रूम को छोड़ करके जाना चाहती है। मतलब यहाँ फिजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों के मिक्सचर के कारण सोफ़ी का दम घुटता है और सोफ़ी उस रूम को छोड़कर जाने लगती है। दोनों के कारण, फिजिकल वहाँ जो चीज़ें थीं, जिस हालात में थीं, उसके वजह से भी, और फिर मेंटल थिंकिंग के वजह से भी सोफ़ी को बहुत दुखी होता है। सोफ़ी बहुत दुखी होती है, सोफ़ी को बहुत दुख होता है जब वो अपनी माँ को इस ऐसा ज़िंदगी जीते हुए देखती है। शी इज़ डिस्ट्रेस्ड, तो सोफ़ी दुखी हो जाती है और इसीलिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उस रूम को छोड़ करके वो चली जाती है। इट वॉज टर्निंग डार्क, ठीक है, बाहर बताया गया है कि खिड़की के बाहर शाम काफ़ी हो चुकी थी, खिड़की के बाहर अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इट वॉज डार्क एंड द हाउस वॉज फुल ऑफ स्टीम। जो रूम था, हाउस मतलब रूम जो था, फुल ऑफ स्टीम, भाप, स्टोव जल रहा था तो फुल ऑफ स्टीम था। और किचन जो था वो मेस्ड था, मेस्ड अप विथ लिटर। इसका मतलब लिख दिए, किचन जो था वो डिसऑर्डर में था। मेस्ड अप का मतलब ही होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब बिखरा हुआ, इधर उधर उलझा हुआ, तरीके से सही जगह पे नहीं रखा हुआ रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग मेस्ड। तो खिड़की के बाहर शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, रूम जो था पूरे स्टीम से भरा हुआ था, किचन जो था वो बहुत मेस्ड अप था, मतलब बिल्कुल इधर उधर बिखरा हुआ था। सोफ़ी को वहाँ बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसे माहौल में, और सोफ़ी उस जगह को छोड़ करके अपने भाई ब्रदर को खोजने, जॉफ को खोजने के लिए दूसरे रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि सोफ़ी उस रूम से क्यों निकलती है। उस क्यों का एक लाइन में जवाब है, क्योंकि उसका दम वहां घुट रहा होता है। उसको लगता है इससे उसका दम घुट रहा है, इसलिए वो उस रूम से निकलती है। लेकिन दम घुटने का जो कारण था वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैंने बताया कि रूम का स्थिति, अपनी माँ का कंडीशन, है ना, और बो का मतलब चेन, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें इकट्ठा हो करके, और यही चीज़ें अफेक्ट करती हैं सोफ़ी के माइंड को, और सोफ़ी को वहाँ दम घुटता हुआ महसूस होता है और वो वहाँ से निकल के अपने भाई को देखने, भाई के रूम के तरफ चली जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अपने टेक्स्ट बुक में शुरू करेंगे, अभी यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।